नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड वाणी में। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। देश के गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सबके बीच में से एक सामान्य परिवार में पैदा हुए एक ऐसे नौजवान को, एक सैनिक के बेटे को उन्होंने मुख्य सेवक की भूमिका में लाकर दे दिया। आप सबके बीच में सेवा करने का अवसर प्रदान किया। मैं भली भांति जानता हूं कि उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की समस्याएं किस प्रकार की हैं। मैंने पूरे उत्तराखंड का भ्रमण किया हुआ है। मैं जगह जगह गया हूं, चाहे वो हमारा कुमाऊं मंडल का क्षेत्र हो, चाहे हमारे गढ़वाल मंडल का क्षेत्र हो, चाहे वो मैदान का क्षेत्र हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, देहरादून हो, हर जगह मेरा जाना रहा है। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने कुछ लोगों का एजेंडा, बहुत सारे लोग कोई इधर से यात्रा निकाल रहे हैं, कोई उधर से यात्रा निकाल रहे हैं, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। आप जानते होंगे 2017 से पहले जो सरकार थी, उस सरकार में कितनी घोषणाएं हुई, कितनी घोषणाओं पर घोषणा। अगर मैं बोलने और गिनाने लगूं तो कई घंटे लग जाएंगे उनकी घोषणाओं के नाम लेने में, लेकिन धरातल पर एक भी घोषणा नहीं आई। और हमने जब से सरकार में काम करना शुरू किया, अगर पिछले 4.5 सालों का कार्यकाल देखें या मेरे इन 60 दिनों का कार्यकाल देख लीजिए, हमने कहा है जितने भी हमने फैसले लिए हैं, एक भी घोषणा ऐसी नहीं होगी जिसका शासनादेश नहीं निकलेगा। सारी की सारी शासनादेश निकलेंगे, सारी धरातल पर आएंगी। और हमने उसके लिए बिल्कुल एक टाइम बाउंड किया हुआ है। सरकार में आते ही मैंने कहा कि हमारी जनता, हमारे जनता के लोग, जनप्रतिनिधि, आम जनता के लोग, सामान्य जनता के लोग, उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए हमने एक फार्मूला निकाला है कि हम सरकार में एक नई कार्य पद्धति शुरू करेंगे। वह कार्य पद्धति है हमारी, हम सबसे पहले हमारे पास कोई समस्या आएगी तो हम उसका सरलीकरण करेंगे। मैं अपने इस जिले के डीएम साहिबा से भी कहना चाहता हूँ, हमारे पुलिस के डीआईजी हैं, एसपी हैं, सभी से कहना चाहता हूं कि हमने तय किया है कि हम सरलीकरण करेंगे। सबसे पहले अगर हमारे पास कोई भी समस्या आएगी तो उसका हम सरलीकरण करेंगे। यानी अगर कठिन समस्या भी हमारे पास आती है तो उसका भी हम समाधान निकालने के लिए उसका सरलीकरण करेंगे और दूसरे नंबर पर हम उसका समाधान करेंगे। यानी कि हमारा मन और हमारा मस्तिष्क इस बात के लिए दर्द लेगा, इस बात के लिए हम चिंतित होंगे, इस बात के लिए हम चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे कि सरलीकरण के बाद समाधान करेंगे और तीसरे नंबर पर हम उसका निस्तारण करेंगे। यानी कि जो भी समस्या हमारे पास आए, उस समस्या को भली भांति सुनना है। अगर संभव कार्य है तो उसका समाधान निकालना है और समाधान निकालकर उसका निस्तारण करना है। यानी कि उस फाइल को बंद कर देना है। उस फाइल को बंद ऐसे नहीं करना है कि पता चला कि कोई समस्या आई और समस्या को जो है हमने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये काम तो असंभव है। इस प्रकार की बात नहीं। अगर कठिन काम भी आता है तो हम उसका रास्ता निकालेंगे, उसका समाधान करेंगे और उसके बाद उस फाइल को निस्तारित कर देंगे। नो पेंडेंसी, सरकार में हमने कहा है कि नो पेंडेंसी होगी, किसी प्रकार की पेंडेंसी नहीं होगी। कुछ लोग, मैंने कहा कि केवल चुनाव के लिए बात करते हैं। अब मैं जब से आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मुझे ये काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हमेशा मेरे पत्रकार बंधु मुझसे पूछते हैं कि आपका चुनाव का एजेंडा क्या है। मैं कहता हूं भाई, जब चुनाव आएगा तो चुनाव का एजेंडा लागू होगा। अभी आप बोले कि वो फलानी पार्टी वाले ये कह रहे हैं, वो पार्टी वाले ये कह रहे हैं। मैंने कहा उनका केवल और केवल एक एजेंडा है, चुनाव के लेके वो घोषणाएं कर रहे हैं, चुनाव को लेके वो संगठन बना रहे हैं। हमारा एजेंडा है उत्तराखंड का विकास करना। जिस एजेंडे को लेकर, जिन बातों को लेकर मोदी जी पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं और उत्तराखंड के अंदर काम कर रहे हैं, उत्तराखंड से जिस प्रकार का उनका लगाव है, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। उन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर हम आगे काम करेंगे। हमने कहा है कि जो हमारी सबसे निचली इकाई है,
राजस्व की इकाई है, हमारे पटवारी होते हैं। हमने कहा है अगर पटवारी के स्तर का कोई काम है तो पटवारी के स्तर पर ही उसका निस्तारण होना चाहिए। तहसीलदार के स्तर का कोई काम है तो उस काम को एसडीएम के पास या जिलाधिकारी के पास नहीं जाना चाहिए। अगर वो वहां आ रहा है तो निश्चित रूप से उसका उत्तरदायित्व फिक्स होना चाहिए। और जो काम हमारे जिलों में हो सकते हैं, जो काम हमारे जिलों में हो सकते हैं, जिले के अधिकारियों द्वारा जिनका समाधान किया जा सकता है, जिनका निस्तारण किया जा सकता है, वह काम हमारे शासन में नहीं आने चाहिए, सरकार में नहीं आने चाहिए, हमारे सचिवालय तक वो काम नहीं पहुंचने चाहिए। उसके लिए मैंने सभी से, अपने जितने भी हमारे नेतागण हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, मैंने कहा है कि अगर कोई काम जिले में हो सकता है और वो जिले में गया है और जिले में जाने के बाद भी अगर वो देहरादून तक पहुंचता है तो हम उसका उत्तरदायित्व फिक्स करेंगे कि आखिर ये काम क्यों नहीं हुआ है, ये काम होना चाहिए था, आखिर क्यों नहीं हुआ है। इसी प्रकार से आप सबके बीच में से आती थी बार बार बात कि अफसरशाही हावी हैं, अफसरशाही हमारी सुनती नहीं है, अफसर लोग नहीं सुनते, हमारे अधिकारीगण बातें नहीं सुनते हैं। तो हमने ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा योग्यता के आधार पर हमने फेरबदल किया है, सारी जगह फेरबदल किया है। और साथ ही साथ तहसील दिवस भी हमने फिक्स कर दिए कि तहसील दिवस होंगे और 10 से लेकर 12 बजे तक सारे अधिकारीगण हमारे जनता के लोगों की सुनवाई करने के लिए प्रत्येक कार्य दिवस पर अपने दफ्तरों में मिलेंगे और वहीं पर वो समाधान करेंगे। पहले दिन जिस दिन हम लोगों ने, मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया, हमने कहा कि हम नौजवानों को रोजगार से जोड़ेंगे और 22,000 से लेकर 24,000 जो सरकार में पद रिक्त हैं, हमारे विभिन्न विभागों में जो पद रिक्त हैं, उन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। और हमने वो भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। 15 अगस्त से लगातार उसके विज्ञापन निकलने प्रारंभ हो गए हैं, वो भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हमारे कुछ ऐसे नेतागण हैं जिनका काम केवल और केवल क्या है, विरोध के लिए विरोध करना। अपने समय में उन्होंने किया नहीं, तो मैं कहीं देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये पुष्कर सिंह धामिया हैं, ये कह रहे हैं कि 24,000 पद भर देंगे। अरे कैसे भर देंगे? पहले दिन जब मैंने घोषणा करी, हमने मंत्रिमंडल में हमने इस पर परामर्श किया और हमने तय किया कि हम 24,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, तो उनको लग रहा था कि जैसे वो हवाई घोषणा करते रहे हैं, ये भी शायद इनकी हवाई घोषणा होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, उन सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है, सब पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके साथ साथ जो हमने घोषणाएं करी हैं, अभी आपने देखा होगा, ये हमारा पर्यटन का प्रदेश है। हमारे जिले में आसपास कुमाऊं में, गढ़वाल में, मैदानी क्षेत्र में पूरे इस यात्रा सीजन जब चलता है तो तमाम लोग आते हैं, देश भर के पर्यटक आते हैं यहाँ पर। और कोरोना महामारी के कारण पिछले साल और इस साल, दोनों साल ये यात्रा नहीं चल पाई। यात्रा नहीं चल पाने के कारण से हमारे पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए, परिवहन क्षेत्र से जुड़े हुए, हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले, नौकायन के क्षेत्र में काम करने वाले, राफ्टिंग के क्षेत्र में काम करने वाले, ऐसे भाई और बहन, उनके लिए आजीविका का संकट खड़ा हो गया, उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। हालांकि मैं आपको बताऊं कि सरकार के सामने भी संकट है, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं चल नहीं पाई। कोरोना महामारी में तमाम प्रकार की राजस्व की हानि हुई है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम सरकार के रूप में नहीं, बल्कि हम उन भाई और बहनों के साझीदार के रूप में, सहयोगी के रूप में हम उनकी मदद करना चाहते हैं। हमने 200 करोड़ रुपए का पैकेज ऐसे भाई और बहनों के लिए दिया है जो पर्यटन क्षेत्र और परिवहन क्षेत्र और नौकायन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करते हैं। और ये सीधे सीधे उनके बैंक के खातों में हम ट्रांसफर करेंगे,
डीबीटी के माध्यम से उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जिनके रजिस्ट्रेशन है, जो उन मानकों पर आते हैं, सीधे सीधे अगले कुछ महीनों तक लगातार जो हमने उसकी प्रक्रिया की है, 5 महीनों तक, 6 महीनों तक, उनके सीधे सीधे बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम करने वाली हमारी आशा बहनें हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, टेक्नीशियन हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनको हमने सबको कोरोना योद्धा मानकर उन सभी को भी हमने जो है 205 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया है। आशा बहनों को हमारी अगले 5 महीनों तक लगातार उनके बैंक खातों में इन 5 महीनों में 10,000 रुपये की धनराशि सीधे सीधे हस्तांतरित की जाएगी। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी भी है, उसमें आंगनबाड़ी भी है। रेखा जी कह रही हैं आंगनबाड़ी, क्योंकि वो बार बार जो है आंगनबाड़ी भी हैं। इसी प्रकार से जो आजीविका मिशन के तहत, जिसमें हमारी जिलाधिकारी पहले काम करती थी ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत, अभी उसमें जो हमारे स्वयं सहायता समूह है, ग्राम संगठन है, क्लस्टर के माध्यम से बहुत अच्छा जो काम कर रही हैं, उन सभी लोगों के लिए भी कि इस कोरोना की महामारी के दौरान उनकी भी स्थिति खराब हो गई है। किसी का सामान बिका, किसी का नहीं बिक पाया, किसी का बाजार में आया, किसी का नहीं आ पाया, किसी ने बनाया, किसी को मिल पाया, किसी को नहीं मिल पाया। अलग अलग क्षेत्रों में कोई हथकरघा का काम करते हैं, कोई मसाला बनाने का काम करते हैं, कोई अचार बनाने का काम करते हैं, कोई प्रसाद बनाने का काम करते हैं, कोई बकरी पालन का, भेड़ पालन का। अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारी बहनें काम करती हैं, वह भी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी रहें, उनके लिए भी हमने 119 करोड़ रुपए का जो है एक पैकेज दिया है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का जो है जो ऋण है बिना ब्याज के देने की हमने व्यवस्था करी है। इसी प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि हमने कहा कि पिछले दिनों कि हम रोजगार, हमारे जो नौजवान हैं, हमारे युवा भाई हैं, बेरोजगार भाई हैं, वो केवल रोजगार मांगने वाले न बने, वो रोजगार देने वाले बने। उसके लिए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो प्रारंभ है, मुख्यमंत्री नैनो योजना जो चल रही है, उस मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आज से 6 सितंबर से सभी 13 के 13 जिलों में हमने कैंप लगाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। और कैंप लगाकर हमने कहा है, कैंप केवल लगाए नहीं जाएंगे। पहले के समय में क्या होता था, बहुत सारे जो पर्यटन के क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्रों में, उद्योग के क्षेत्र में, विभिन्न विभागों से जो हमारे यहाँ पर स्वरोजगार की योजनाएं चलती थी, उन योजनाओं में जो ऋण के लिए हम जाते थे, तो ऋण लेने जाने के लिए उसके बाद कहीं आपको आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ता था, कहीं आपको निवास प्रमाण पत्र बनाना पड़ता था, कहीं जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता था, कहीं पर करेक्टर का प्रमाण पत्र बनाना पड़ता था। तमाम प्रकार के प्रमाण पत्रों को बनाने के लिए वो इधर से उधर, इस दफ्तर से उस दफ्तर, उस दफ्तर से इस दफ्तर जाना पड़ता था। हमने कहा अब ऐसा नहीं होगा। अब जो भी हमारे भाई और पूरे कोरोना महामारी के दौरान पूरे देश भर के जो भाई बंधु हमारे अपने घर आए हैं मजबूरी में, महामारी में, उन सबको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अब एक स्थान पर ही कैंप लगेगा, वहीं पर उनके फार्म जमा होंगे, वहीं पर उनकी स्क्रूटनी होगी, और वहीं पर हमने बैंक के लोगों से भी अनुरोध किया है कि बैंक वाले भी वहीं पर रहेंगे। एक ही स्थान पर उनको जो है सारी व्यवस्थाएं होंगी, फार्म भरेंगे और फार्म वहीं पर स्वीकृति हो जाएगी, कहीं उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले के समय में तमाम समय बर्बाद होता था। हमारा लक्ष्य है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारा शासन पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, और जितनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं उन व्यवस्थाओं को करना है। हमने पहले दिन अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का निर्णय किया। इसी प्रकार से जो हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेजों में MBBS इंटर्न के स्टाइफंड को 7,500 रुपये से बढ़ाकर हमने 17,000 रुपये कर दिया। संघ लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने पर जिनके परिवार में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके आधार पर साक्षात्कार की तैयारी के लिए, यानी आगे की तैयारी के लिए, उनको 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से की जाएगी। स्वरोजगार के लाखों अवसर उत्पन्न होंगे। विभिन्न विभागों को स्वरोजगार के लिए टाइम बाउंड करने का हमने लक्ष्य प्रदान किया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया है। इसी के साथ साथ अभी मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत छोटे उद्योग संबंधी सिलाई, बुनाई, फल विक्रेता जैसे लगभग 20,000 व्यवसायों को लाभान्वित किया जाएगा। इसी के साथ साथ अभी हमने हमारे जो ग्राम प्रधान हैं,
जो समाज के अंतिम छोर में काम करते हैं, उन ग्राम प्रधानों का भी जो मानदेय पहले 1,500 रुपये होता था, उसको अब 3,500 रुपये करने का निर्णय किया है। हमारा प्रदेश शहीदों का प्रदेश है, हमारा प्रदेश आंदोलनकारियों का प्रदेश है, जिनके कारण से हमको ये राज्य प्राप्त हुआ। अभी बीच में चिन्हीकरण की प्रक्रिया जो 2018 में रोक दी गई थी, पुनः आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को फिर से प्रारंभ किया जाएगा। 31 दिसंबर 2021 तक ये प्रक्रिया फिर से चालू करवाई जाएगी।